हम पढ़ेंगे श्वसन। क्या पढ़ेंगे? श्वसन। श्वसन क्या होता है? सांस लेना और छोड़ना श्वसन है। गलत बात, ये श्वसन नहीं है, ये श्वसन नहीं है, यह है ब्रीदिंग। सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना क्या है? ब्रीदिंग। श्वसन क्या है? श्वसन है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करना ताकि हमें ऊर्जा प्राप्त हो सके। क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके। क्या मिल सके? एनर्जी। ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग सांस लेना और छोड़ना ब्रीदिंग है, सांस लेना और छोड़ना ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन श्वसन। श्वसन क्या है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करना ताकि हमें ऊर्जा प्राप्त हो सके। क्या प्राप्त हो सके? एनर्जी मिल सके। क्या मिल सके? एनर्जी। अब श्वसन देखो, श्वसन होता है दो प्रकार का, एक होता है निहि श्वसन, एक होता है उच्छ्वसन। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इनका मतलब अंदर, एक्स का मतलब बाहर। इंस्पिरेशन अंदर लेना, एक्सपिरेशन बाहर छोड़ना। अब देखो, वायुमंडल में जो जो गैसें पाई जाती है, जितनी जितनी मात्रा में पाई जाती है वही हम अंदर लेते हैं। हम अंदर क्या लेते हैं? हवा। अब हवा में क्या क्या होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन कितनी होती है? 78%। कितनी होती है? 78%। ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%। कितनी? 21%। और CO2 0.03%। ये वायुमंडल का भी परसेंटेज है। क्या है? वायुमंडल का। एनवायरनमेंट में भी इतनी ही पाई जाती है जितनी हम इंस्पिरेशन में लेंगे। हवा जितनी हम अंदर लेंगे उसमें वही हवा तो आएगी जो एनवायरनमेंट में होगी, और एनवायरनमेंट में जो जिस परसेंटेज में पाई जाएगी जो गैस, वही तो हम अंदर लेंगे। नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है एनवायरनमेंट में? 78%। ऑक्सीजन 21%। CO2 0.03%। और निश्वसन में भी हम वही लेते हैं, इंस्पिरेशन में भी हम इतनी ही गैस लेते हैं। अब बात करते हैं एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन यानी कि उच्च श्वसन, उच्च श्वसन। N2 यानी नाइट्रोजन 78%, कोई चेंज नहीं है। जितनी हम लेते हैं उतनी ही छोड़ देते हैं। जितनी हम नाइट्रोजन अंदर ली उतनी ही छोड़ दी। बात करें ऑक्सीजन की, 21% ऑक्सीजन हमने अंदर ली, छोड़ी कितनी? 17%। कितनी छोड़ी? 17%। 4% ऑक्सीजन कहाँ गई? CO2 में तब्दील हो गई। किस में? CO2 में। CO2 कितनी थी एनवायरनमेंट में? वायुमंडल में कितनी थी? 0.03%, जो नाम मात्र है। लेकिन हमने छोड़ी जब कितनी हो गई? 4%। कितनी हो गई? 4%, यानी कि 21% ऑक्सीजन जो हमने ली, छोड़ी कितनी? 17%। कितने परसेंट का नुकसान हुआ? 4% का। लेकिन नुकसान नहीं, ये 4% किस में तब्दील हो गई? ऑक्सीजन CO2 में। किस में? कार्बन डाइऑक्साइड में 4% तब्दील हो गई। तो उच्छ्वसन में, एक्सपिरेशन में जब हम सांस छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन तो सेम 78% ही छोड़ते हैं, ऑक्सीजन 4% कम हो गया, यानी 17% छोड़ते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हम छोड़ते हैं 4%। क्या छोड़ते हैं? 4%। अब हम बात करें कि एक तो होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन, यानी कि एनारोबिक और एरोबिक। एरोबिक मतलब वायवीय श्वसन, जो वायु की उपस्थिति में हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो। कौन सा? वायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन कौन सा होता है? जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो। अवायवीय जिसमें वायु ना हो, मतलब ऑक्सीजन ना हो। वायवीय जिसमें ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन। इसमें प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं? वायु श्वसन में प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं? देखो, CO2 क्या बनती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल। क्या क्या बनते हैं? CO2 और H2O यानी जल। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण श्वसन है ही क्या? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कर दिया तो क्या प्रोडक्ट मिले हमें? क्या उत्पाद मिले? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल और ऊर्जा। क्या मिली? ऊर्जा। श्वसन करते किस लिए हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। किससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए? ग्लूकोज से। जो भोजन खाया है वो पच गया, उसके बाद श्वसन के द्वारा ही पचता है, वो टूटता किसके द्वारा है? श्वसन के द्वारा। तो उन्हें ऊर्जा, एनर्जी हमें कैसे मिलेगी? श्वसन से मिलेगी। यानी पाचन होगा, उसके बाद टूटेगा, तब ऊर्जा मिलेगी हमें।
उच्च जीवों में होता है वायवीय श्वसन, उच्च जीवों में होता है, जैसे मानव, जैसे हम, हाथी, भैंस, एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं बड़े, उनमें क्या होता है, उच्च जीव होते हैं। वो कौन से जीव होते हैं, उच्च जीवन, हायर जीव होते हैं। उनमें कौन सा श्वसन होगा, वायुवीय श्वसन। कौन सा, एरोबिक यानी वायु श्वसन, जिनमें फेफड़े होते हैं, क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, क्या होते हैं, फुफ्फुस होते हैं। उनमें कौन सा श्वसन, वायु श्वसन। अब वायु श्वसन की बात करें कि ऊर्जा कितनी मिलती है वायु श्वसन से, कितनी मिलती है, 36 एटीपी। कितनी, 36 एटीपी। देखो ऊर्जा कितनी मिली, 36 एटीपी मिली। कितनी मिली, 36 एटीपी। हुआ कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। भाई वायु श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और कितनी ऊर्जा मिलती है, 36 एटीपी। एटीपी मतलब क्या होता है, एटीपी क्या होती है, ये होती है ऊर्जा की मुद्रा। जैसे हमें जीवन में जीने के लिए क्या चाहिए, मुद्रा चाहिए, पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, डॉलर हो, यूरो हो। इसी प्रकार शरीर की ऊर्जा की मुद्रा क्या है, एटीपी है। क्या है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में, जब वायु श्वसन होता है, कौन सा श्वसन, वायु श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी ऊर्जा, 36 एटीपी। अब ऊर्जा जब हमें इतनी ज़्यादा मिल रही है तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। श्वसन होता कहाँ है, सेल में। और ब्रीदिंग कहाँ होती है, लंग्स, फेफड़ों में। सांस का आना और बाहर निकालना कहाँ होता है, लंग्स, फेफड़ों में। श्वसन कहाँ होता है, कोशिका में, कोशिका के अंदर। तो कोशिका में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया किस में वायु श्वसन होता है तो ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी एटीपी, 36 एटीपी। तो बहुत सारी ऊर्जा है। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल सकते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल सकते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति गृह। अब बात करें अवायवीय श्वसन की, एनारोबिक श्वसन की, तो वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। किसकी अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब देखो निम्न जीवों में होता है, कौन से जीवों में, निम्न जीवों में। निम्न जीव कौन से, बैक्टीरिया, यीस्ट, यीस्ट जो एक कवक है। और पेशियों में, हमारी जो पेशियों में, जब हम जिम जाते हैं, कई बार हम जिम जाते हैं और फर्स्ट दिन ही इतना वर्कआउट कर लेते हैं कि अगले दिन हमारी पेशियों में दर्द होने लगता है। दर्द किस कारण, लैक्टिक एसिड के कारण। किसके कारण, लैक्टिक एसिड के कारण। किसके कारण, लैक्टिक एसिड के कारण। क्योंकि पेशियों में श्वसन होता है अवायवीय श्वसन, जिसके कारण लैक्टिक एसिड प्रोडक्ट के रूप में बनता है, उत्पाद के रूप में बनता है। उससे होता है हमारे शरीर में, बॉडी में दर्द, पेन। बैक्टीरिया और यीस्ट, यीस्ट एक प्रकार का कवक है। इन दोनों में जब अवायवीय श्वसन होता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, एल्कोहल, एथिल एल्कोहल भी बोल सकते हो। एल्कोहल बनता है, क्या बनता है, एल्कोहल। लेकिन अवायवीय श्वसन होता कहाँ है, कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अवायवीय श्वसन कहाँ हुआ, साइटोप्लाज्म में। और वायवीय श्वसन कहाँ हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कितने एटीपी बने, कितने एटीपी बने, 36 एटीपी। और अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी बने, 2 एटीपी। अवायवीय श्वसन से सिर्फ 2 एटीपी का लाभ होता है। निर्माण तो 4 एटीपी का होता है, शुद्ध लाभ होता है 2 एटीपी का। जबकि वायवीय श्वसन में शुद्ध लाभ 36 एटीपी का होता है, निर्माण भी 36 एटीपी का होता है। और बात करें बीज अंकुरण में, किसमें, बीज अंकुरण। जब बीज को हम जमीन के अंदर डाल देते हैं तो उसमें अंकुरित होता है, बीज अंकुरित होता है। उस समय उसमें कौन सा श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है। कौन सा श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है। अब बात करें हम श्वसन का माध्यम, क्या, श्वसन का माध्यम, कि किस जीव में, किस ऑर्गेनिज्म में श्वसन किस माध्यम से होता है, किसके द्वारा होता है। तो हम सबसे पहले बात करें मछली, फिश की। किसकी बात करें, मछली, फिश। किसके द्वारा, क्लोम। किसके द्वारा, क्लोम या गिल्स या फिर गलफड़े, कुछ भी बोल दो, क्लोम बोल दो, गिल्स बोल दो या गलफड़े। मछली देखी ऐसे होती है कुछ,
इसमें ऐसे होते हैं गलफड़े। क्या होते हैं? गलफड़े। गिल्स और क्लोम, ये इनके द्वारा क्या करती है? श्वसन करती है। मछली क्या करती है? इनके द्वारा श्वसन करती है। अब बिच्छू, बी से क्या बनता है? बिच्छू, और बी से ही बुक। बी से क्या बनता है? बिच्छू, और बी से ही बुक। तो बिच्छू में श्वसन किसके द्वारा होता है? बुक लंग्स के द्वारा। बुक लंग्स के द्वारा, यानी बुक फेफड़ों के द्वारा। पक्षी और स्तनधारी, पक्षी एवीज और स्तनधारी कौन से होते हैं? मैमल्स, जिनमें स्तन ग्रंथियां मौजूद हो, या फिर जिनके फीमेल दूध का फॉर्मेशन करते हो, दूध का फॉर्मेशन करते हो, मिल्क का फॉर्मेशन करते हो, वो क्या कहलाते हैं? स्तनधारी। और पक्षी को बोलते हैं एवीज। इनमें श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, लंग्स के द्वारा। तीनों एक ही है, फुफ्फुस, फेफड़ा, लंग्स। बात करें कॉकरोच की। कॉकरोच, इसमें एक और एक सिर्फ श्वास नली होती है। क्या होती है? श्वास नली। न इसमें क्लोम पाए जाते हैं, न इसमें फेफड़े पाए जाते हैं, लंग्स नहीं पाए जाते। तो एक कॉकरोच में होता किसके द्वारा है? ट्रेकिया के द्वारा। किसके द्वारा होगा? ट्रेकिया, यानी श्वास नली। अब बात करें केंचुआ, जिसे किसान का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसान का मित्र। त्वचा, केंचुए के बाहर जो त्वचा होती है, केंचुए किसके द्वारा श्वसन करेगा? त्वचा के द्वारा। और वो हमेशा गीली रहती है। क्या रहती है? गीली रहती है। अगर वो शुष्क हो गई, सूख गई तो केंचुआ मर जाएगा, श्वसन नहीं कर पाएगा। इसलिए केंचुए की त्वचा वेट होती है, और उसी के द्वारा क्या करता है? श्वसन करता है। क्या करता है? श्वसन। अब बात करें सरीसृप, जिन्हें बोलते हैं अंग्रेजी में रेप्टाइल्स। क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स। जो रिपट कर चलते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? सरीसृप। अब सरीसृप में क्या है? सांप, छिपकली, मगरमच्छ, घड़ियाल, ये किस में आते हैं? सरीसृप में आते हैं। इनमें श्वसन किसके द्वारा होगा? फेफड़ों के द्वारा भी होगा और त्वचा के द्वारा भी होगा, लेकिन मुख्य रूप से पूछा जाए तो फेफड़ों के द्वारा होता है। त्वचा के द्वारा किन में होता है? जो जल के अंदर रहते हैं कुछ जीव, कुछ सरीसृप, रेप्टाइल्स ऐसे भी तो हैं जो जल के अंदर रहते हैं, तो उनमें त्वचा के द्वारा श्वसन होगा। बाकी सब में फेफड़ों के द्वारा श्वसन होगा, लंग्स के द्वारा श्वसन होगा। अब बात करें मेंढक की, तो मेंढक के जो बचपन होता है, बरसात के मौसम में पानी भर जाता है गड्ढों में, तो वहाँ मेंढक अपने अंडे देते हैं। उनसे क्या बनता है? बच्चा, मेंढक का बच्चा, जिसे बोलते हैं टेडपोल। क्या बोलते हैं? टेडपोल। वो मछली के आकार का होता है। क्या होता है? मछली के आकार का। अब टेडपोल जब मछली के आकार का होगा तो श्वसन मछली में किसके द्वारा होता है? क्लोम। तो मेंढक में किसके द्वारा होगा? क्लोम, गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। मेंढक की जो टेडपोल अवस्था है, बचपन की अवस्था है, उसमें किसके द्वारा होगा? गिल्स या क्लोम के द्वारा। कई बार मेंढक बरसात के मौसम में तो बाहर आता है, लेकिन ज़मीन के अंदर रहता है। बरसात के मौसम में ही बाहर आता है। हम सोचते हैं कई बार इतने सारे मेंढक कहाँ से आ गए? आज बरसात हुई, आज ही बहुत सारे मेंढक बाहर आ गए। इतने सारे कैसे आए? ये मिट्टी में छुपे होते हैं। किस में छुपे होते हैं? मिट्टी में। और जब मिट्टी में छुपे होते हैं तो शीत निष्क्रियता में होते हैं। उस समय इन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। एक तरह से बेहोशी की अवस्था होती है, शीत निष्क्रियता की अवस्था होती है, हाइबरनेशन की अवस्था होती है। इसमें क्या करते हैं? श्वसन तो करते हैं, लेकिन पोषण, भोजन नहीं करते। इसमें क्या किसके द्वारा होगा? त्वचा के द्वारा। अब जब मिट्टी में अंदर होंगे तो भाई साहब हवा तो होती नहीं है वहाँ, तो फेफड़े तो काम करेंगे नहीं। क्लोम का आकार काम करते हैं जल में, तो क्या काम करेगी? त्वचा। क्या काम करेगी? त्वचा। क्योंकि आपने देखा केंचुए में भी त्वचा में, केंचुए में श्वसन किसके द्वारा होता है? त्वचा से। क्योंकि ये भी कहाँ रहता है? मिट्टी में अंदर रहता है। और मिट्टी में कब रहता है? शीत निष्क्रियता की अवस्था में मेंढक। तो तब किससे करेगा? त्वचा से करेगा। अब बात करें वयस्क मेंढक की, तो किससे होता है? फेफड़ों से। किससे होता है? फेफड़ों से, लंग्स से श्वसन होता है। जब मेंढक बड़ा हो जाता है तो किससे होता है? फेफड़ों से। और बच्चे में, टेडपोल अवस्था में गिल से क्लोम द्वारा, शीत निष्क्रियता की अवस्था में त्वचा से, और वयस्क में फेफड़ों के द्वारा।
अब बात करें, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया कि भाई आरबीसी में श्वसन कैसा होता है, एनारोबिक, एरोबिक, वायवीय, अवायवीय, कैसे पता लगेगा कि श्वसन कैसा होगा इसमें। तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लाइसोसोम नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता तो वायु श्वसन का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वायु श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में प्रेजेंट ही नहीं है तो इसमें वायु श्वसन तो होगा नहीं, तो कौन सा होगा, अवायवीय श्वसन। कौन सा, अवायवीय श्वसन। तो पूछा जाए कि आरबीसी में अवायवीय श्वसन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्यों? क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। क्या नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। लंग्स हम पढ़ेंगे, फेफड़े, लंग्स, क्या, लंग्स या फेफड़े। किसका डायग्राम है, किसका डायग्राम है, फेफड़ों का, लंग्स का। किसका, लंग्स का, फेफड़ों का। देखिए श्वसन कहाँ से जाता है, नासा छिद्रों से। किससे, नासा छिद्रों से। फिर उससे अंदर नेजल कैविटी होती है। क्या होती है, नेजल कैविटी, यानी नासा गुहा, नासा गुहा। उसके अंदर कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में। किस में जाएगा, फेरिंग्स में। ये फेरिंग्स में दो पार्ट होते हैं, एक जो इसोफेगस में जाता है, एक जो ट्रेकिया श्वास नली में जाता है। एक इसोफेगस में जाता है, एक ट्रेकिया श्वास नली यानी लेरिंग्स। लेरिंग्स श्वास, ट्रेकिया के ऊपर क्या है, लेरिंग्स, इसमें जाता है ट्रेकिया यानी श्वास नली में जाता है। दो पार्ट थे फेरिंग्स के, एक इसोफेगस में गया और एक लेरिंग्स में गया। अब लेरिंग्स के ऊपर क्या होता है, एक ढक्कन होता है जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एक ढक्कन होता है। क्या होता है, ढक्कन, जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। ये ढक्कन क्या करता है, जब हम भोजन निगलते हैं तो ये इसोफेगस को जा रही है, तो भोजन निगलते हैं तो श्वास नली को बंद कर देता है। किसको कर देता है, श्वास नली को बंद। इसमें भोजन नहीं आना चाहिए, लेकिन जैसे ही हम श्वास लेते हैं तो ये भोजन नली को बंद कर देता है, यानी इसोफेगस को बंद कर देता है, इधर हो जाता है। इस एपिग्लोटिस किस पे आ जाता है, इसोफेगस के ऊपर। तो भोजन नली बंद हो जाती है तो श्वास भोजन नली में नहीं जा पाता, और जब भोजन करते हैं तो भोजन श्वास नली में नहीं जा पाए, इसलिए क्या करता है, एपिग्लोटिस श्वास नली को ढक देता है। एपिग्लोटिस दोनों काम करता है, एक तो इसोफेगस को भी ढकता है और श्वास नली को भी ढकता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे हम लेरिंग्स की। किसकी, लेरिंग्स की। इसे वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वॉइस बॉक्स। लेरिंग्स को बाहर जो एडम्स एप्पल होता है, जो मेंस में दिखाई देता है, ये बाहर जो दिखाई दे रहा है ना, ये एडम्स एप्पल है, इसके अंदर होता है लेरिंग्स। क्या होता है इसके अंदर, लेरिंग्स, स्वर यंत्र। इसे वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है, वॉइस बॉक्स, आवाज का बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर, इसके नीचे आती है ट्रेकिया। क्या आती है, ट्रेकिया। अब ट्रेकिया में सी आकार के छल्ले होते हैं। क्या होते हैं, सी आकार के छल्ले। ये हड्डियां होती हैं, उपास्थियां, कार्टिलेज। क्या होती है, कार्टिलेज होती हैं, उपास्थियां, छल्ले होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हम सब श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, तो कई बार क्या है, अगर सांस हमने छोड़ा तो ये नली पिचक गई, ट्रेकिया पिचक गई और ये चिपक गई, तो हम श्वास लेने में दिक्कत हो जाएगी, श्वास लेने में दिक्कत हो जाएगी। ये चिपके नहीं, इसके लिए इसमें क्या होते हैं, सी आकार के छल्ले होते हैं, उपास्थियों के। किसके, उपास्थियों के, कार्टिलेज के। किसके, कार्टिलेज के छल्ले होते हैं इसमें। अब ये ट्रेकिया श्वास नली कहाँ आ जाती है, दो भागों में बट जाती है। इनको क्या बोला जाता है, ब्रोंकाई। क्या बोला जाता है, ब्रोंकाई। अब उसके बाद ये अलग अलग पार्टों में और बटती है। ब्रोंकाई जब बटती है, डिवाइड होती है, तो ये बटती है ब्रोंक्यूल्स में। किसमें, ब्रोंक्यूल्स में। किसमें डिवाइड होती है, ब्रोंक्यूल्स में। देखो नासा गुहा से आया, श्वास कहाँ से आया, नासा गुहा। नासा गुहा से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लेरिंग्स, लेरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, और अब कहाँ जाएगा, कुपिकाओं में। कहाँ, कुपिकाओं में, एल्वियोलाई में। कहाँ,
एल्वियोलाई, कूपिकाओं में। कूपिकाओं में क्या होता है, ये ब्लड से जुड़ी होती है कूपिकाएं, जैसे कि ऐसे है, ये कूपिका है, ये ब्लड है, क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है। तो इससे O2, कूपिका से O2 किसको देगा, ब्लड को, और CO2 लेगा किससे, ब्लड से। अब पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन कि कूपिका से जब ब्लड में रक्त जाता है, ब्लड जाता है और ब्लड से CO2 वापस कूपिका में आती है, तो किस कारण आती है। कूपिका से रक्त में ऑक्सीजन जाती है और रक्त से कूपिका एल्वियोलाई में CO2 आती है, किस कारण, विसरण विधि के कारण। किसके कारण, विसरण विधि के कारण। कौन सी विधि, विसरण विधि, डिफ्यूजन, क्या बोलते हैं इसे, डिफ्यूजन, विसरण विधि। विसरण विधि क्या होती है, इसमें अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर, अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर गैसों का क्या होता है, परिवहन होता है। कैसे, हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या थी, ज़्यादा थी, CO2 की मात्रा क्या थी, कम थी, 0.03% थी, और ऑक्सीजन की मात्रा थी 21%। ब्लड में CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, कितनी होती है, 4%। वहाँ के CO2 की तुलना में, किसके, हमने जो सांस ली उसकी CO2 की तुलना में ब्लड में CO2 कितना होता है, 4%। अब 4% से 0.03% में क्या शोषण कहाँ से आएगा, ब्लड से कूपिका में। ब्लड में कितना था, 4% था CO2, और इसमें कितना था, 0.03%। तो ब्लड कहाँ से जाएगा, अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर, अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर। तो CO2 कहाँ जाएगी, ब्लड से कूपिका में, कूपिका से ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई, ट्रेकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नासा छिद्र और बाहर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन कूपिका में कितनी थी, 21%, और ब्लड में कितनी थी, 17%। कहाँ जाएगी, कूपिका से ब्लड में। कहाँ जाएगी, कूपिका से ब्लड में। कूपिका से कहाँ गई, ब्लड में। नासा छिद्र से ऑक्सीजन आई, फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकियल, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से कूपिका, और कूपिका से ब्लड में। तो विसरण विधि क्या है, अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर गैसों का प्रवाह विसरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। हमने समझा भी कूपिका से ब्लड, कूपिका से ऑक्सीजन ब्लड में कैसे जाती है, और ब्लड से CO2 कूपिका में कैसे आती है, किसके कारण आती है, अधिक मात्रा के कारण, अधिक दाब के कारण। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम कि जो ये फेफड़े थे, लंग्स थे, इनके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, प्लूरा। कौन सी झिल्ली, प्लूरा, प्लूरा झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्लूरा झिल्ली। ये क्या करती है, फेफड़ों को शुष्क नहीं होने देती, शुष्क यानी ड्राई नहीं होने देती, वेट गीला बनाए रखती है, ताकि ये प्रॉपर रूप से काम कर सके। और हृदय में हमने पढ़ी थी कार्डियक झिल्ली। कौन सी पढ़ी थी, कार्डियक झिल्ली। हार्ट में कार्डियक झिल्ली होती है, क्योंकि कार्डियो शब्द किससे संबंधित है, हार्ट से, और प्लूरा किससे संबंधित है, फेफड़ों, लंग्स से संबंधित है। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम श्वसन के चरण, कि श्वसन कैसे होता है। भाई ब्रीथिंग पढ़ी हमने, ब्रीथिंग में क्या होता है, श्वास लेना और छोड़ना। श्वसन कहाँ होता है, कोशिका में होता है। कहाँ होता है श्वसन, कोशिका में। और कोशिका में भी किस किस में, कोशिका के अंदर पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, और पाया जाता है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म। बात करें पहला चरण, ग्लाइकोलाइसिस। ऐसे ही पता चल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज का टूटना। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का टूटना। इसे EMP पाथवे भी कहते हैं, एम्डेन मेयर ऑफ पार्नेस। क्या, एम्डेन, ई से बनता है, एम से बनता है मेयर ऑफ, और पी से बनता है पार्नेस। क्या बनता है, पार्नेस। एम्डेन मेयर ऑफ और पार्नेस पाथवे भी कहा जाता है, लेकिन हमें क्या रखना है याद, ग्लाइकोलाइसिस। कई बार पूछ लिया जाता है कि EMP पाथवे को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे बोलते हैं। इसमें होता है ग्लूकोज का टूटना, और ये होता है अवायवीय श्वसन। कौन सा श्वसन होता है, अवायवीय, एनारोबिक।
अब एनारोबिक श्वसन हमने पढ़ा था, किस में होता है, कोशिका द्रव्य में, और एरोबिक श्वसन किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अवायवीय श्वसन किस में, कोशिका द्रव्य में। अब ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज टूटकर किस में बदलेगा, पायरुविक अम्ल में। किस में बदलेगा, पायरुविक अम्ल। हमने श्वसन वहाँ पढ़ा था, अभी हमने श्वसन पढ़ा था कि श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है, CO2 H2 और ऊर्जा उत्पाद के रूप में मिलती है, लेकिन अंतिम उत्पाद हैं वो क्या है, अंतिम उत्पाद। अभी हम श्वसन के चरण पढ़ रहे हैं, लास्ट में अंतिम उत्पाद हमें वही मिलेंगे। ग्लूकोज टूटता है किसमें, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में। किसमें, पायरुविक एसिड में। इसमें निर्माण कितना होता है, 4 ATP का। जब ये टूटेगी तो क्या निकलेगी, ऊर्जा। और ऊर्जा किसके रूप में निकलती है हमारी बॉडी में, ATP के रूप में। किसके रूप में, ATP के रूप में। अब ATP कितना, 4 ATP। कितना ATP, 4 ATP। लेकिन ग्लूकोज को तोड़ने में ऊर्जा खर्च हो जाती है 2 ATP। कितनी, 2 ATP। तो हमारे पास कितनी बची, 2 ATP। हमें शुद्ध लाभ कितना हुआ, 2 ATP का। तो पूछा जाए ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP का निर्माण होता है, तो 4 ATP का। लेकिन पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस में शुद्ध लाभ कितना होता है, 2 ATP का। कितना होता है, 2 ATP का। क्रेब्स चक्र अगला पढ़ेंगे, क्रेब्स चक्र। क्योंकि हमने ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में तोड़ दिया, इसको पायरुवेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पायरुवेट। पायरुवेट। अब देखो क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र क्या है, वायवीय श्वसन है। और वायवीय श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र कौन सा श्वसन होता है, वायवीय एरोबिक। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब पायरुवेट में, पायरुवेट का क्या कर दो, ऑक्सीकरण। क्या कर दो, ऑक्सीकरण। श्वसन में होता ही क्या है, ऑक्सीकरण। अब पायरुवेट का जब ऑक्सीकरण किया तो क्या बने, CO2 H2 और आयंस। लेकिन हमें क्या चाहिए थी, ऊर्जा। क्या चाहिए थी, ऊर्जा। क्योंकि अंतिम उत्पाद CO2 और जल तो श्वसन के थे ही, ऊर्जा और थी। अब क्रेब्स चक्र में निर्माण होता है कितने ATP का, 2 ATP का। क्योंकि पायरुवेट टूटता है तो ऊर्जा मिलेगी, और मिलेगी तो कितनी, 2 ATP। कितनी मिलेगी, 2 ATP। वायवीय श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स चक्र में पायरुवेट टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी पायरुवेट का ऑक्सीकरण CO2 H2 और आयंस के रूप में होता है। निर्माण होता है 2 ATP। ठीक है। अब बात करेंगे हम तीसरा चक्र क्या है, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, उसके बाद क्रेब्स चक्र हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आयन होते हैं। क्या होते हैं, आयन। आयन, आयन का भी ऑक्सीकरण करेंगे तभी तो क्या मिलेगी, ऊर्जा। तो देखिए यहाँ भी क्या होता है, वायवीय श्वसन। क्या होता है, वायवीय श्वसन। और किस में होता है वायवीय श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया। किस में, माइटोकॉन्ड्रिया। अब आयंस का जब ऑक्सीकरण होगा तो क्या मिलेगी, ऊर्जा। हमें श्वसन के अंतिम उत्पाद चाहिए थे CO2 H2 और ऊर्जा। CO2 और H2 तो मिल गए क्रेब्स चक्र में। हमें चाहिए थी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, यानी कि आयंस की। किसकी, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आयन। आयन का ऑक्सीकरण करना था, आयन का ऑक्सीकरण करा तो क्या मिली, ऊर्जा। और ऊर्जा कितनी, कितनी ऊर्जा का निर्माण, 34 ATP। कितनी, 34 ATP। तो एक बात पूछी जाती है कई बार कि पूरे चक्र में, किसमें, श्वसन के पूरे चक्र में कितने ATP का निर्माण होता है, 2 ATP का। लाभ की बात हो रही है, लाभ। 2 ATP कितने हुए, 4, और 34 ATP कितने हुए, 34 और 4 कितने हुए, 38 ATP का लाभ होता है। कितने का, पूरे श्वसन में, पूरे श्वसन में 38 ATP का। लेकिन पूछा जाए अवायवीय श्वसन में कितना, अवायवीय सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस में और कितना निर्माण, कितना का लाभ हुआ, 2 ATP का। कितने का, 2 ATP का। अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन की बात करें, किसकी, एरोबिक वायवीय श्वसन की बात करें तो 2 ATP ये और 34 ATP ये, कितने हुए, 36 ATP। अवायवीय श्वसन में 2 ATP, वायवीय श्वसन में 36 ATP। कितने ATP का,
वायु श्वसन में कितने एटीपी का लाभ हुआ? 36 एटीपी का। पूछा जाए श्वसन में, पूर्ण श्वसन में कितने एटीपी का लाभ होता है? 38। 36 वायवीय का, 2 अवायवीय का। लेकिन वायवीय में कितना होता है? 36 एटीपी। अवायवीय में 2 एटीपी। अवायवीय कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। वायवीय कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब बात करें श्वसनीय पदार्थों की। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। हमें ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, जो हम रोज लेते हैं। अब ज़्यादा जब हम भोजन कर लेते हैं तो हमारे फैट जमा होती है। क्या जमा होती है? फैट, वसा। और प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है और प्रोटीन होती है। अब सबसे पहले पाचन यानी श्वसन किसका हुआ? कार्बोहाइड्रेट का हुआ। जो हम रोज खाते हैं, क्या क्या खाते हैं रोज? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वसा भी लेते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मात्रा में लेते हैं। पहले इसका पाचन होगा। किसका होगा? श्वसन किसका होगा? पाचन किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद किसका होगा? वसा का। जब हम व्रत करते हैं, व्रत रखते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट तो हम लेते ही नहीं है, भोजन हम लेते ही नहीं है, तो फिर हमारे शरीर में क्या बचा? फैट और प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन से पहले किसका पाचन होगा? फैट का। किसका होगा? फैट का। उसके बाद होगा प्रोटीन का। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन हो गया तो आदमी का कल्याण निश्चित है। क्या है? निश्चित है, क्योंकि प्रोटीन ही अंतिम पदार्थ है। इसके बाद कुछ नहीं बचता शरीर में। क्या नहीं बचता? कुछ नहीं बचता। वसा खत्म, प्रोटीन खत्म, आदमी खत्म। तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ा? फेफड़े पढ़े, श्वसन के चरण पढ़े। अवायवीय में कितने होते हैं? वायवीय में कितने होते हैं? और फेफड़ों में कौन सी झिल्ली पाई जाती है? प्लूरा झिल्ली। और फेफड़ों में कितने लीटर वायु आ सकती है? ये भी पूछा गया कई बार कि फेफड़ों में कितने लीटर वायु आ सकती है? कितनी आ सकती है? 5 लीटर। कितनी? 5 लीटर। कितनी आ सकती है? 5 लीटर। अब बात करेंगे हम किसकी? हम बात करेंगे अलवेलाई की, कुपिका की। ये कुपिका, ये ब्लड, यहाँ से ऑक्सीजन किसको दिया? ब्लड को। यहाँ से CO2 किसने ली? ये कुपिका है। क्या है? कुपिका। ये ब्लड, रक्त है। क्या है? खून है, रक्त है। यहाँ से यहाँ किसने दी? कुपिका ने रक्त को ऑक्सीजन दी। रक्त में ऑक्सीजन कौन लेता है? हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेगा तो क्या बनेगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनेगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब CO2 को किसको देगा? ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से जोड़ दिया, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को ले लिया, तो क्या बना? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन ही CO2 को लेके भी तो आएगा। रक्त से लेके कौन आएगा CO2 को? हीमोग्लोबिन। तो उससे क्या बनेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर आए तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आए तो क्या बनेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। किसकी विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा। और विसरण विधि में क्या होता है? अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर। ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा थी, यहाँ कम थी, तो यहाँ आ गई। CO2 रक्त में ज़्यादा थी, कुपिका में चली गई।